तारीख में औरतों को हमेशा बच्चे पैदा करने की एक मशीन समझा गया है और ऑनर को एक इंडस्ट्री बनाया गया है। अच्छा कि मैं समझता हूँ ये प्रिमिटिव सोसाइटीज के बाद का तस्वर है। अच्छा। खास ये जो है हमें एंशंट जर्मन सोसाइटीज में ये तस्वर मिलता है। उसमें ये ऑनर किलिंग का तस्वर क्या रहा है कि अरबियन पेनिनसुला में भी जो है ये रसूमात हुआ करती। स्लेव सोसाइटी से मेरी मुराद ये कि जब आका और गुलाम का तस्वर शुरू हुआ, अच्छा, तो यहाँ से आपकी पेट्रियार्की जो है उसकी बुनियाद पड़ती है। क्या है सिर्फ औरत को ही क्यों बेरल के नाम पे निशाना बनाया जाता है? मर्द को कभी भी निशाना हमने नहीं देखा। रोज कबाइल में बहुत ज्यादा ऑनर किलिंग का तस्वर रहा है। तस्वर को, ऑनर किलिंग को इंस्टीट्यूशनलाइज जिस समाज ने किया था वो मिडिल ईस्टर्न समाज। अच्छा, हाँ। काफी जो लेफ्ट विंग के जो फेमिनिस्ट हैं या जो क्रिटिकल फेमिनिस्ट हैं वो हमेशा ये सवाल उन्होंने रेज किया है कि इस्लाम हमेशा सुपीरियरिटी को और उसके साथ साथ पेट्रियार्टिकल माइंडसेट को फरोग देता है। औरत की गवाही 2 है, मर्द की 1 है। क्या लिटरेचर जो है वो औरत के खिलाफ लिखा गया है। ये सूरह निसा, निसा का मतलब औरत, ठीक है, अरबी में औरत उसको कहते हैं। खूबसूरत शोपीस बना देना आपकी लिटरेचर में कि भाई उसकी आंखें कैसी हैं, उसके होंठ कैसे हैं, उसके गाल कैसे हैं, ये जो ऑब्जेक्टिफिकेशन है ये शायरी में बेसिकली नहीं होनी चाहिए। अगर क्योंकि शायरी में एक कल्ट रहा है जिसको हम कहते हैं एरोटिसिज्म। अच्छा अच्छा, हाँ, एग्जैक्टली सही बात है। जिस तरह शायर कहते हैं कि एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ, तो लेकिन शायर यहाँ पे ये नहीं कहता कि एक शऊर रखने वाली देवी से मुझे प्यार हुआ। एक रियासत का जो लीगल अपरेटस है, एडमिनिस्ट्रेटिव अपरेटस है, उसके साथ साथ पॉलिटिकल अपरेटस इन केसेस को या औरत को डिमोरलाइज करने में क्या किरदार अदा करता है? तो फर्स्ट फैमिली लॉज बनाए गए। हाँ, वो फैमिली लॉज अपनी नेचर में मैं समझता हूँ कि औरत दोस्त नहीं थे, औरत दुश्मन थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंसानी तारीख में सबसे ज्यादा जो अप्रेज्ड क्लास रही है वो औरतों की क्लास रही है। इंसानी तारीख में औरतों को हमेशा बच्चे पैदा करने की एक मशीन समझा गया है और उसके साथ साथ औरतों को हमेशा ये जो जनरेशन है उसको ट्रांसफॉर्म करने की एक कॉमोडिटी समझा गया है। सो ये जो एक कॉम्प्लेक्स फेनोमेना है औरत को लेके, इस पे आज हम तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सागर मुश्ताक, जो बताते खुद एक शायर भी हैं, एक लेखक भी हैं। सो सागर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया कि आपने आज बुलाया और मौका दिया है कि इस मौजू पर जो है गुफ्तगू की जाए। बहुत शुक्रिया, मैं बहुत ठीक हूँ और सोच रहे हैं कि आज अच्छी गुफ्तगू होगी और इंशाल्लाह कंट्रीब्यूट करेंगे। बहुत शुक्रिया। तो सागर, हम अपने मौजू को आगे बढ़ाते हुए पहले सवाल की तरफ जाएंगे कि इंसानी तारीख में और मुख्तलिफ समाजों में, चाहे वो एशिया का समाज हो, नॉर्थ अमेरिका का हो या नॉर्थ अफ्रीका का हो, या उसके अलावा पूरे यूरोप का समाज हो, उसमें ये ऑनर किलिंग का तस्वर क्या रहा है? मैं समझता हूँ कि ये ऑनर किलिंग का तस्वर जो है वो कभी समाज में नहीं हुआ करता था। फिर एक दौर आया जिसमें ये समाज में तस्वर बिल्ड हुआ है। तो ये कोई इन्नेट तस्वर नहीं है। बेसिकली ऑनर किलिंग से हमारी मुराद क्या होती है? जो इंसानी समाज से हमने सीखा है और जो इल्म दानिश से हमने सीखा है कि ऑनर किलिंग का मकसद ये होता है कि एक खानदान या एक फर्द या जो उस औरत को या किसी फर्द को कत्ल करता है, तो वो इस बयानिया पर जो है उसे कत्ल करता है कि वो औरत या वो शख्स हमारे खानदान के लिए जो है बेइज्जती का बायस बन रहा है। बेइज्जती यानी कि इंसानी समाज में ऐसे समझो कि ऑनर को एक इंडस्ट्री बनाया गया है। अच्छा। कि भाई इज्जत जो कि समाज में रिस्पेक्ट एंड वैल्यूज जो है समाज में बिल्कुल होते हैं, सोशली कंस्ट्रक्टेड होते हैं, मगर इसका मकसद ये नहीं है कि आप उस इंसानी समाज में औरत को या किसी भी वजूद को आप कत्ल करने पर आ जाए। तो ये जो तस्वर है ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है और मैं समझता हूँ ये प्रिमिटिव सोसाइटीज के बाद का तस्वर है। अच्छा। खास करके जो है हमें एंशंट जर्मन सोसाइटीज में ये तस्वर मिलता है। तो ऑनर किलिंग से हमारी मुराद यही है कि इज्जत के नाम पे जो है, किसी गैरत के नाम पे जो है औरत का कत्ल कर। बिल्कुल ऐसी बात है कि समाज में हमने मखसूस एक कोड्स बनाए होते हैं, प्रोटोकॉल्स और प्रिंसिपल्स बनाए होते हैं। बिल्कुल। तो अगर फैमिली का हो, चाहे कोड्स हो या मुआशरे के कोड्स हो या उसकी ट्रेडिशंस होती हैं, अगर कोई भी शख्स, उठा वो औरत हो, मर्द हो या कोई और फितरत हो, अगर वो उसको तोड़ता है तो उसमें ये समझा जाता है बेसिकली कि उन्होंने हमारे कलेक्टिव रूल्स को ब्रेक किया है। तो उसकी वजह से ये ऑनर किलिंग और उसके साथ साथ ऐसे
कैसे ज़हूर पजीर होते हैं। हाँ। तो सागर, ये तो बिल्कुल डेफिनेशन है, वस्त है कि बेसिकली ऑनर किलिंग है क्या, लेकिन ये भी सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये ऑनर किलिंग का जो ओवरऑल तस्वुर है उसकी इर्तिका कहाँ से होती है, उसके साथ साथ इसकी तारीख क्या है, और तारीख के साथ साथ सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्योंकि जो सोसाइटी हमेशा हमारी होती है वो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं है, और उसके साथ साथ वो खिला में या आसमान में नहीं है। सोसाइटी हमारे इस माशरे में है, उसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, जिसमें मजहब इंस्टीट्यूशन है, रियासत बजाते खुद एक इंस्टीट्यूशन है, ट्राइबल सिस्टम हमारे, तो इन सारे जो ये इंस्टीट्यूशन है इनका मिला के इस गैरत को फरोग देने में क्या किरदार रहा है? मैं समझ रहा हूँ कि इसकी तारीख जो है हमारे पास स्लेव सोसाइटी से शुरू होती है। स्लेव सोसाइटी से मेरी मुराद ये कि जब आका और गुलाम का तस्वुर शुरू हुआ, अच्छा, तो यहाँ से आपकी पैट्रियार्की जो है उसकी बुनियाद पड़ती है। अब पैट्रियार्की क्या है? जब आपके पास नियोलिथिक जो रेवोल्यूशन आया और उसके बाद जो है आपके पास एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया, तो उसमें मर्द जो है ना एक डोमिनेंट कैरेक्टर के तौर पर और डोमिनेंट रोल मॉडल के तौर पर सामने आया, यानी कि एक खानदान में, एक समाज में मर्द को जो है एक हैसियत हासिल थी कि वो पूरे समाज के कवानीन और उसके उसूल और उसके समाजी जाविये जितने भी वो बनाने में अपना अहम किरदार अदा करता है। तो उसके नतीजे में क्या होता है कि जब मेल डोमिनेंट सोसाइटी बिल्ट होती है तो औरत का जो किरदार, जो मदर सोसाइटी हमारे यहाँ मोहनजोदड़ो में हुआ करती थी, बिल्कुल ठीक है, आईआईडी समाज का हमारे पास तस्वर हुआ करता था, या इसी तरह प्रिमिटिव सोसाइटीज जो थी, प्रिमिटिव कम्युनिज्म जैसे कि हुआ करता था, तो उसमें मदर का रोल जो था वो डोमिनेंट रोल था। मगर वक्त के साथ वो रोल खत्म हो गया क्योंकि हमारे पास मेट्रियार्की की तारीख में रही है। यस, रही है, बिल्कुल, क्योंकि प्रिमिटिव कम्युनिज्म में मदर का रोल जो है वो सबसे ज्यादा हमें नजर आता है। तो यहाँ से जो है मेल डोमिनेंट सोसाइटी बिल्ड होती है, तो मर्द क्या करता है, वो सबसे ज्यादा सप्रेस करता है औरत के वजूद को। अच्छा, सबसे ज्यादा उसे उस वजूद को पैरालाइज करने की कोशिश करता है, उसका समाज में रुतबा, उसकी इज्जत और उसका जो एक वैल्यू है, उसकी जो कदर है, उसको जो है खत्म करने की, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। तो यहां से बेसिकली मैं समझता हूं कि ऑनर और यहां से इस किस्म के जो रवायती तस्वुरात हैं वो शुरू होते हैं। अब ये सवाल उठता है कि क्या ऑनर किलिंग के केसेस पहले भी होते थे, उसी प्रिमिटिव सोसाइटीज में होते थे? मैं समझता हूं ऐसे नहीं। अच्छा, तारीखी तस्वुर में नहीं होते थे, केसेस होंगे। मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं कि आज के जमाने में भी एसिड अटैक्स होते हैं, बहुत सारी और डोमेस्टिक वायलेंस होती है औरत के खिलाफ। तो हम एग्जैक्टली ऐसे नहीं कह सकते कि ऑनर किलिंग जो है वो प्रिमिटिव सोसाइटीज में हुआ करती थी, नहीं, ऐसे नहीं। हाँ, सिर्फ हमें रोमन अंपायर जो है उसमें, रूमी सल्तनत में बेसिकली हमें ये मिसाल मिलती है, तस्वर मिलता है कि वहां पर मर्द हजरात को जो है ये बुनियादी तरह हक दिया गया था कि वो चाहे तो अपनी वाइफ को, अपनी बीवी को और अपने बच्चों को ऑनर के नाम पे कत्ल कर सकता है। अच्छा, ये राइट उनको एंशंट रोमन सोसाइटीज ने दिया था, एंशंट सोसाइटीज ने दिया था। तो बुनियादी तौर पर ये तस्वर वहां से शुरू होता है। और उसके बाद फिर हमने देखा है कि अरबियन पेनिनसुला में भी जो है ये रसूमात हुआ करती थी कि भाई औरतों को जो है जिंदा दफन किया करते थे, औरत वहां पे भी रुसवाई का सबब बना करती थी, बिल्कुल, ठीक है। हाँ। तो मैं समझता हूं कि जो इस तस्वर को, ऑनर किलिंग को इंस्टीट्यूशनलाइज जिस समाज ने किया था वो मिडिल ईस्टर्न समाज है। अच्छा, हाँ हाँ, मिडिल ईस्टर्न समाज ने क्या किया कि कभी कभी तो वो ऐसे करते थे कि पूरा का पूरा खानदान भी जो है वो ऑनर किलिंग के बुनियाद पे कत्ल किया करते थे। मिडिल ईस्टर्न के जो समाज, बिल्कुल। औरत के साथ एंगल्स ने लिखा है कि औरत के साथ इतना जबर होता था कि कभी कभी एक औरत अगर शादी करती थी ना, हाँ, तो उसके साथ पूरा का पूरा जो मोहल्ला, उसमें से अगर 20 मर्द आ जाते थे तो वो 20 मर्द सेक्सुअल इंटरकोर्स किया करते थे। इतना जबर औरत के साथ हुआ करता था, ठीक है। अच्छा, मिडिल ईस्टर्न सोसाइटीज में क्यों ये तस्वर डेवलप हुआ, ये भी सवाल, बड़ा सवाल है कि भाई क्यों वहां पे डेवलप हुआ। उसकी बुनियादी वजह ये है कि मिडिल ईस्टर्न समाज ने ही तो बुनियाद डाली है मजहब की। मिडिल ईस्टर्न समाज, यस, मिडिल ईस्टर्न समाज ने ही तो आपके जो प्रोफेटिक जो कल्चर्स हैं वो वहां पर डेवलप हुए और वहां पर मजहबी तस्वरात का एक वजूद जो है वो डोमिनेंट नजर आता है।
तो मजहब बेसिकली आपको क्या देता है? मोरल वैल्यूज देता है। एग्जैक्टली, सही बात। ठीक है, मजहब ने आपको पर्दा भी दिया, मजहब ने आपको ये भी बताया कि आपकी ये हुदूद है, लिमिटेशंस हैं। सही बात। अब हमें पता है कि नेचुरल लाइफ में देयर आर नो लिमिटेशंस। सही। जब आप हुदूद मुकर्रर करते हैं तो बुनियादी तरह आप एक तस्वर को मुजम्मल अंदाज से देख रहे हो। सही बात। तो मिडिल ईस्टर्न समाज में ये चीज हमें मिल रही होती है। अब आते हैं साउथ एशियन सोसाइटी में। साउथ एशियन सोसाइटी में आप कास्ट सिस्टम को आप हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान में कास्ट सिस्टम की वजह से जो औरत ने जो है वो सफर किया था, वहां पर सती की रस्म को आप देख रहे हैं, कितना कितना बड़ा टॉर्चर है कि उसका अगर शौहर मर जाता है तो उसने सफर करना पड़ता है। सर, तो यहाँ पे ये बात क्लियर करें कि जो ऐसी कास्ट सिस्टम है, जो मुख्तलिफ, क्योंकि उसकी क्लासिफिकेशन होती थी, जो ऊपर वाले क्लासेस होते थे उनमें भी ये सती वाली रस्म ठीक है, सिर्फ ऊपर वाले क्लासेस में बिल्कुल नहीं थी। ब्राह्मण क्लास जिसके बारे में आप इशारा कर रहे हैं, ब्राह्मण क्लास में बिल्कुल नहीं थे। ब्राह्मण तो एक बड़े रुतबा रखने वाले लोग थे, और ये बेसिकली रस्म जो थी वो शूदर, वेश और खश्तरी जो इस किस्म के क्लासेस हुआ करते थे, जो निचली सतह के लोग थे, रेस्ट क्लासेस जो थी अपने समाज की, उनको समझा जाता। अच्छा, अब आते हैं स्पेशली हम जब पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में स्पेशली सिंध के पाकिस्तान तो बाद में बना है जी, उससे 75 इयर्स अभी हो गए। तो सिंध में ये तस्वर कैसे बिल्ड होता है, ये बड़ा सवाल होता है, क्योंकि हमारे पास तहकीक और तारीख बड़ी एक ऐसे समझो कि रवायती तौर पर एस्टेब्लिश्ड हिस्ट्री को लिया जाता है, तो उसमें रिसर्च और तहकीक की नहीं होती है। सही बात है। तो वहां पर मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि बुनियादी तौर पर यहाँ पर ऑनर किलिंग का तस्वर जो था वो तालपुर के दौर में जो है वो इसको एस्टेब्लिश किया गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो टालपुर्स जो थे ना, वो उनके मर्द हजरात को बिल्कुल एग्जैक्टली वो रोमन एंशिएंट रोमन्स वाला जो राइट था ना, कि आप अपनी बीवी को चाहें या बच्चे को चाहें, ऑनर के नाम पे आप कत्ल कर सकते हैं। तो इस तस्वर को जो है इन लोगों ने यहाँ पे बिल्ड किया। अच्छा, उसके अलावा इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास बलोच सोसाइटी से ज्यादा रही, क्योंकि बलोच कबाइल में बहुत ज्यादा ऑनर किलिंग का तस्वर रहा है। इससे हमारी मुराद ये नहीं है कि बलोच एथनिसिटी या बलोच नेशन को हम जो है वो टारगेट कर रहे हैं, नॉट एट ऑल। मतलब उसमें मखसूस टाइप, बिल्कुल जिस तरह हम अरबियन सोसाइटी में कहते हैं ना कि भाई यमन एक सिविलाइज्ड जो है नेशन हुआ करता था, मुआशरा हुआ करता था, मगर बडवन डेजर्ट्स में ये रस्म हुआ करती थी, औरत को दफन करने वाली, लड़कियों को, बच्चियों को दफन करने वाली। तो यहाँ पर हमारे यहाँ जो ऑनर किलिंग का तस्वर है वो बलोच कबाइल से हमारे यहाँ ट्रांसफॉर्म होता है, और आहिस्ता आहिस्ता वो इतना फैल जाता है कि कॉलोनियल दौर में जब हम आते हैं, तो कॉलोनियल दौर में बेसिकली स्टेप्स तो लिए गए थे 1860 का, आपने लॉ भी जी जो है इस पे हम बाद में बात भी करने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने लॉस बनाए, मगर उन्होंने एक लीनियंसी रखी, फ्लेक्सिबिलिटी रखी, ताकि इसको बंदा एक्सप्लॉइट कर सके। बिल्कुल। लीनियंसी क्या थी कि भाई अगर कोई बंदा कत्ल कर देता है तो उसको जो है वो ट्रेडिशनल बुनियादों पे लिया जाता था। अच्छा। हाँ, ट्रेडिशनल बुनियादों पे, भाई ये रवायात हैं, लोग कर रहे हैं, हम उनको रोक नहीं सकते, ज्यादा से ज्यादा हम थोड़ा सा उनको कंपेल कर सकते हैं। तो ये जो लीनियंसी थी ये आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाए, यानी कि इसको हीनियस क्राइम नहीं बनाया गया। तो ये आगे जाकर जो है वो इतनी मजबूत हो गई कि हमने देखा कि पूरे सिंधी समाज में जो है ऑनर किलिंग का ये ऑनर किलिंग के वाकयात जो है वो हमने अपनी आंखों से भी देखे हैं। आपको तो पता है, हम अपने उसी पावर्टी के समाज से, उसी गुर्बत के लकीर के नीचे रहने वाले लोगों के, और आपने नोट किया है कि ऑनर किलिंग के केसेस ज्यादातर जो है वो लोअर क्लासेस में होते हैं, लोअर क्लासेस में ज्यादा होते हैं, रेस्ट क्लासेस में, जहां पर जो है आपके पास क्राइसिस होते हैं, गुर्बत ज्यादा है, लोग तंग होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं। इस डिप्रेशन के नतीजे में वो जो जुल्म और बर्बरियत होती है वो कहां पर निकला। सही। मैं ये रीजन क्रिएट नहीं कर रहा कि भाई वो कर रहे हैं तो वो सही कर रहे हैं, नॉट एट ऑल, सही नहीं है, मगर मैं एक कॉज बता रहा हूं कि ये बेसिकली मार्क्स कहा करता था ना कि आप जब किसी समाज पर आप बात कर रहे होते हैं और किसी तबके पे आप बात कर रहे होते हैं, तो उसके मसाइल को आप इस तरह ना देखें कि वो लोग जिम्मेदार हैं,
अच्छा अच्छा, इसको हाँ उसके इकोनॉमिक सिस्टम में देखिए हाँ, कि मुआशी हालात उसे मजबूर यानी करते हैं। बारूदी हालात उन चीज को यस, कैसे बिल्कुल। शेप तो करते हैं। ये एक मुख्तसर तारीख की सर मैं इसमें आपको थोड़ा बता ये भी क्लेरिफाई करें कि क्या सिंध में, पहले तो आपने बताया कि ये ट्रांस बॉर्डर हाँ ऑनर किलिंग का तस्वर आया, यस बलूचिस्तान से यस ट्रांसफर हुआ, यस फिर ये सारे पूरे सिंधी समाज में फैल गया। लेकिन एग्जैक्टली अगर हम सिंधी समाज की बात करें तो पहले क्या हमें टालपर से पहले कोई भी ऐसा वाकया रोनमा होते हुए हमने नहीं देखा हमारे जिसमें हम हाँ ये हाँ क्लेम कर हाँ सकें कि वाकई सिंधी हाँ समाज में भी हाँ एक ऐसी तारीख रही ऑनर किलिंग्स की, और इन औरत को भी इस मुआशरे में गैरत के नाम पे या मखसूस रूल्स तोड़ने पे उनको भी इस गैरत का निशाना बनाया गया। बिल्कुल। इसमें मैं सिर्फ आपको 3 मिसालें दे सकता हूँ। सबसे पहली मिसाल आपके पास मोहनजोदड़ो है, अच्छा जहाँ पे हाँ एग्जैक्टली, डांसिंग गर्ल का तस्वर जो है जॉन मार्शल मार्टिमर वालों ने जब रिसर्च की, हाँ तहकीक की, तो सबसे बड़ी बात कि वहां पर डांसिंग गर्ल पाई गई। अच्छे ठीक है, संबारा, हाँ हाँ संबारा पाई गई। अब सोचेंगे जिस समाज में औरत को डांसिंग गर्ल का दर्जा हासिल हो, उसे आर्ट में लाया गया हो, उसे इस किस्म की लेवल पर रखा गया हो, तो मैं समझता हूँ वहां पर ऑनर किलिंग का कोई केस नहीं मिलता। अच्छा अच्छा पूरी अच्छा, रिसर्च में 43 बॉडीज जो है वो मोहनजोदड़ो से मिली, उन 43 में से कोई भी ऐसा केस हमें नजर नहीं आया जहां पर ये लगे कि भाई हाँ ये केस जो है वो ऑनर किलिंग की बुनियाद पे है। अच्छा अच्छा, अच्छा, दूसरी मिसाल जो मैं आपको हाँ देना चाहता हूँ वो है कि आपकी जो लिटरेरी सोसाइटी सुमरा दौर में डेवलप होती है, जी उसमें मरखा शेखन है। जी अब जी, मरखा शेखन जो है वो आपकी पोएट्रेस है, शायरा है। वाह वाह अब एग्जैक्टली, उस दौर में, उस समाज में जहाँ पर क्लासिकल दौर है, क्लासिकल समाज है, ट्राइबलिज्म है, ऑल दीज थिंग्स, तो वहां पर औरत जो है हमारी शायरा के तौर पर जो है वो काम कर रही काम कर रही है है। ठीक एग्जैक्टली, है, तो ये तस्वर हमें बता रहा होता है कि भाई ऑनर किलिंग की तरफ हमारा रवैया क्या है, या ऑनर की तरफ हमारा रवैया क्या है, और औरत की के स्टेटस की तरफ हमारा रवैया क्या है। और आखिरी मिसाल मैं आपको ये देता हूं कि हमारे यहाँ अक्सर जो है जितना भी तारीख का रिकॉर्ड पाया जाता है, उसमें मैंने इस किस्म का कोई भी वाकया नहीं पढ़ा। अगर वाकयात होंगे तो वो रेयर होंगे। अच्छा और सही, आपको पता है कि जनरलाइजेशन में हिस्ट्री को बिल्ड नहीं किया जाता, जी जी चंद एग्जैक्टली, केसेस में हिस्ट्री को, तारीख को बिल्ड नहीं किया जाता। हाँ, अगर वो रस्म बाकायदा तौर पर स्टेब्लिश है तो फिर जो है वो ये चीज मानी जा सकती है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये वाकयात ज्यादातर टालपुर दौर में पाए गए। फिर उसके अच्छा बाद अंग्रेजों ने देखा कि भाई ये रस्मात तो बढ़ रही हैं, इसके हवाले सही, से औरत के हुकूक को जो है वो सप्रेस किया जा रहा है, औरत की जिंदगी जो है वो खतरे में पड़ गई अच्छा है अच्छा अच्छा, कल्चर्स की वजह से एंड ऑल। तो इसको जो है वो रोकने की जरूरत है। इसीलिए तो चार्ल्स नेपियर ने कहा था कि भाई इस रस्म पे पाबंदी लगा दो। अच्छा जी अगर जी, कोई भी औरत कत्ल होती है तो उस दौर के किसी वडेरे या जागीरदार को जो है वो पकड़ो के भाई ये वाकया तुम्हारी वजह से हुआ होगा। ये थोड़ी सी मुख्तसर बात थी इस जी सवाल जी से। एग्जैक्टली सागर। और अगर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की हम शायरी ले लें या जी उससे जी मिसाल ले लें, जी जो उनके जी सारे दास्तान हैं, वो अगर हम उसको डीपली स्टडी करें तो उनसे भी हमें अंदाजा होता है कि कभी भी हमें ये कारोकारी की रस्म या उसके अलावा ये ऑनर किलिंग पे जो केसेस हैं वो नजर नहीं आते, क्योंकि नहीं हमारे आते। शाह अब्दुल लतीफ के बहुत सारे ऐसे जो उनके अपने किरदार हैं, कैरेक्टर्स हैं, उनसे ये हमें वाज़ेह तौर पे पता चल जाता है कि कभी भी ऐसे केसेस हमारे संग में हुआ नहीं करते थे। वो तो एक अभी हम एक ट्रांसफॉर्मेटिव सोसाइटी बन रही है, तो इसी के पस मंजर में तो बहुत सारे केसेस होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो होगा। सागर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए हाँ एक और भी जी सवाल है जी कि चलो हमने बात कर ली कि इसकी वस्त क्या है, तारीख क्या है, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल वो ये है कि इसके पीछे रेशनल क्या है। सिर्फ औरत को ही क्यों गैरत के नाम पे निशाना बनाया जाता है? मैं मर्द को कभी भी निशाना हमने नहीं देखा, वो कि औरत के साथ वो अपनी जान की बाजी हार देता है, या वो उनके औरत की वजह से उसको मारा मारा जाता है, लेकिन कभी भी हमने ये नहीं देखा कि इंडिविजुअली किसी मर्द पे ये इल्जाम लगा हो कि आप कारो हैं फकत इसलिए कि आपने हमारी गैरत नीलाम की है। इसमें मैं थोड़ा सा एड भी करना चाहूंगा और इस पर बात करना चाहूंगा। मैं समझता हूँ कि मर्द खुद इसमें सफर करता है। जी आप देख लें 2017 की जो रिपोर्ट्स हैं, जी उसमें 450 केसेस आपके पास आए, उसमें 115 केसेस जो थे डेथ के वो मर्द हजरात थे। एग्जैक्टली जी ऐसे नहीं है कि उनकी नंबर्स पाई नहीं जाती, जी मगर क्योंकि हमने जैसे कहा ना कि पेट्रियार्की एंड कबाइलियत और वो सारी चीज जो आपके पास पॉलिटिसाइज हुई है, हाँ ठीक है, तो उसकी वजह से ज्यादातर जो है वो कत्ल औरत का होता है। और औरत की तारीख में ज्यादातर औरत मजलूम ही रही है जी और उसको कभी उभरने नहीं दिया गया। आप देखें कि औरत की हिस्ट्री लिखने वाले भी मर्द हजरात हैं। जी तारीख में ये सबसे बड़ी बदनसीबी है हाँ कि
औरत अपनी ये सबाल्टर्न क्वेश्चन भी बन जाता है। जैसे एडवर्ड सईद कहता था कि भाई वेस्ट हमें इस तरह देखता है, तो मैं कहता हूं कि भाई ओरिएंटलिज्म सिर्फ जो है वो वेस्ट एंड ईस्ट का नहीं होता। जब हम औरत के क्वेश्चन को देख रहे होते हैं तो मर्द के हवाले से ये बात बिल्कुल दुरुस्त बात है कि मर्द को तारीख जो उसने लिखी है उसमें औरत को हमेशा उसने कमजोर, सही, उसको बिल्कुल नाकारा, बेकार तरीन साबित किया है। उसके नतीजे में हमेशा क्या होता है कि वो उसकी ऑनर का, उसकी इज्जत और रुसवाई का बायस बनती रही है। अच्छा। हकीकत में ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, हम भी समझते हैं कि जदीद दौर में जब साइंस बिल्ड हुई है, जदीद दौर का समाज हमें सिखाता है कि भाई ऑनर जैसी कोई भी चीज जो है वो सेक्स के बुनियाद पे जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। अच्छा। मगर क्योंकि हमारे पास कल्चरल ट्रेडिशन एंड ऑल ये सारी चीजें रही है और एक समाज अपने साथ सफर करता आ रहा है तो सारे समाजों से सीखता है। ठीक है, और जब सीखता है तो उसमें जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है तो वो मर्द हजरात क्या करते हैं कि अपने आप को मजबूत रखने के लिए और औरत को सप्रेस करने के लिए वही रीजंस क्रिएट करते हैं, वही असबाब क्रिएट करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी वजह है। उसके पीछे जो अगर हम चंद ही अल्फाज में बयान करेंगे, इसके पीछे रैशनल ये है कि सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी की जो ओवरऑल जो ट्रेडिशन है उनको प्रोटेक्ट करना है, उनको, ताकि कोई ब्रेक ना करे। और ये जो कल्चर है बुनियादी तौर पे ये अपने ओवरऑल जो कलेक्टिव नॉर्म्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये बुनियादी तौर पर वजूद रहा। बिल्कुल। अगर जैसे कि हमने पहले भी इस बात पे डिस्कशन की है कि औरत को इसलिए निशाना बनाया जाता है ताकि जो मखसूस है कि रूल्स रेगुलेशन सोसाइटी के वो इंटैक्ट रहें और उसमें डिलीक्वेंसी का कोई फैक्टर ना हो। तो सवाल ये भी यहाँ पे बनता है कि क्या कल्चर के बुनियादों पे अगर हम देखें तो वाकई ये फैक्टर कल्चर में मौजूद है या मखसूस जो लोग होते हैं वो अपने ही मफादात के लिए इस रस्म को इस्तेमाल करते हैं ताकि औरत को डिग्रेड कर सके। ये बात दुरुस्त है कि कल्चरल जो हमारे पास एक बातें आ रही होती हैं वो बिल्कुल औरत को सप्रेस करने के लिए जवाब मुहैया करती है, इसमें कोई जो है दो राय नहीं। ठीक है, अब ट्रेडिशन में जो जितनी भी बातें हैं, क्या वो बातें जैसी की तैसी हमें सारी जिंदगी जो है वो लेकर चलनी है? ऐसा मुमकिन नहीं है। 21वीं सदी में हमारे पास रवायात बदल रही है। जैसे कि सार्थक कहता था कि वो तहजीब जो कि अपने आप में तब्दील नहीं होती वो मर जाती है। सही। और वो जब वो तहजीब मरने लगती है तो जाहिर है कि उसके बहुत सारे एलिमेंट्स हमें छोड़ने पड़ते हैं। सही। ठीक है, अगर जदीद दौर में चलना है, जदीद दौर की तकाजाओं में चलना है, आज आप औरतें देख लें, एथलीट्स हो रही हैं, कॉम्पीट कर रही हैं। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की मिसाल आप दे लें, पॉलिटिक्स में उसने जो है अपने आप को जो है लाया। ठीक है, अब ये मिसालें क्यों है? लैला खालिद है, एक रिवोल्यूशनरी कैरेक्टर बन जाती है, जरका है, बहुत सारी मिसालें हमारे पास मौजूद है। तो ये जो पुराने जमाने में ये तस्वुरात हुआ करते थे कि भाई औरत जो है वो कुछ नहीं कर सकती, औरत तो सिर्फ हुजरे तक महदूद होनी चाहिए, घर तक महदूद होनी चाहिए, घर के कामों तक महदूद होनी चाहिए, इन तस्वुरात की वजह से भी जो है वो एक कल्चर पैदा हुआ जिसकी वजह से ऑनर का सवाल पैदा हुआ। क्यों पैदा हुआ? क्योंकि भाई पर्दे का तस्वर क्या था? पर्दे का तस्वर आपके पास आज के दौर में पर्दे की अहमियत और है, 1400 ईयर्स अगो एग्जैक्टली इस पर्दे के तस्वर की अहमियत और है। तो इसका मतलब ये है कि जो सकाफत है बिल्कुल बुनियाद फराहम करती है, मगर सकाफत को जैसे के तैसे तस्लीम करके औरत पर इस्तेसाल को कबूल करना और उसकी ऑनर किलिंग के बेसिस पे जो है उसको कत्ल करना, मैं समझता हूं कि इंसानी समाज की उस बुनियादी इंसानी रवायात के खिलाफ है। सागर, एग्जैक्टली आपने सही फरमाया। हमारे समाज में ऐसे रवायात मौजूद हैं जिनको हमने छोड़ के आगे चलना है ताकि ये जो औरत एंटी औरत ये कल्चर है ये इससे हम निकल के औरत को एक एम्पावर्ड मुआशरा दे सकें। लेकिन सागर, इससे हटके भी एक बहुत सवालात मौजूद हैं जिस पर हम गुफ्तगू करना चाहते हैं। सबसे पहला सवाल अभी भी ये है कि जो अगर हम इंसानी तारीख में देखें तो सबसे पहला जो इंस्टीट्यूशन था जिन्होंने मुआशरे में वैल्यूज मुतारफ करवाए, मुआशरे को प्रोटोकॉल्स दिए, वो मजहब था। तो इस्लामी कॉन्टेक्स्ट में देखें अगर हम, तो इसकी क्या शरई वजूद मौजूद है कि औरत को शरई बुनियादों पे एक्सप्लॉइट किया जा सके या ऑनर किलिंग के बुनियादों पे हम उनको कत्ल कर सके? क्योंकि काफी जो लेफ्ट विंग के जो फेमिनिस्ट हैं या जो क्रिटिकल फेमिनिस्ट हैं वो हमेशा ये सवाल उन्होंने रेज किया है कि इस्लाम हमेशा सुपीरियरिटी को और उसके साथ साथ पेट्रियार्टिकल माइंडसेट को फरोग देता है। फॉर सपोज वो एक आयत है सूरह निसा की जो आयत नंबर 4 है उसको पेश करते हैं कि उसमें मर्द को
एक सुपीरियरिटी दी गई है और औरत को महकूम करके पेश किया गया है, जिसकी आयत वो उनका बार बार मिसाल देते हैं। उसके अलावा वो ये भी मिसाल देते हैं जो कि क्लासिकल जूरिस्प्रूडेंस है हमारा जो फिक्का, उसमें भी तकरीबन जो जो सारे क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो हमारे कानून के, वो मर्दों ने बनाए और उन्होंने मेल डोमिनेंट सोसाइटी में ही उन कानून को एक तश्कील दी और उनको एक शक्ल दी। तो उसमें जो औरत का जो एक जो पिक्चर उन्होंने पेश की, औरत की पिक्चर पेश की, औरत को एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पे और औरत को एक लीगली इंफीरियर करके पेश किया गया। तो नतीजन तौर पे ये हुआ कि औरत जो एक कल्चरली उसको डिग्रेड किया जाता था या मार दिया जाता था, अब उसको एक इंस्टीट्यूशनलाइज शक्ल मिल गई। यानी कि अगर कानून में देखें तो जो कानून बने हमारे, उनमें औरत की कोई से ही नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल हम देखें कि अभी जो हमारे माशरे में ये कानून लागू है कि औरत की अगर गवाही देखें, हम टेस्टमनी देखें लीगल उसमें इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव में, तो वो औरत की गवाही 2 है, मर्द की 1 है। यानी कि इसलिए जिस तरह सूरह बकरा में ये है कि अगर एक औरत कुछ भूल जाए तो दूसरे से याद करवाए। तो इस सारे पर्सपेक्टिव में आप क्या देखते हैं कि मसहब का बुनियादी तौर पर क्या किरदार है और उसमें क्या शरई ऐसी बात मौजूद है जिसपे हम औरत को डिग्रेड कर सकें या उसको ऑनर किलिंग का निशाना बनाएं? मैं समझता हूँ कि इस सवाल के 2 हिस्से हैं। पहला ऐसा ये है कि इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता कि मजहब ही बुनियाद बना है मोरल वैल्यूज की, मोरल जस्टिफिकेशन की एंड ऑल। सिविलाइजेशन इटसेल्फ जो है ना, वो एक नेचुरल प्रोसेस है, इंसानी तारीख का एक कलेक्टिव जो है, एक ऐसे समझो कि जदोजहद है, स्ट्रगल है, वो उसके साथ बढ़ती चली जा रही है। तो उस ट्रांसफॉर्मेशन में मजहब का बिल्कुल रोल है, उस रोल को डिनाई नहीं किया जा सकता। मगर ये बात दुरुस्त नहीं है कि मोरल वैल्यूज को एस्टेब्लिश करने में सिर्फ मजहब का रोल है। तो जाहिर है कि ये सवाल जब उठता है तो ये अक्सर मजहबी हजरात जो है वो सामने लाते हैं और वो समझते हैं कि भाई अखलाकियात जो है, शर्म व हया जो है और समाज में जितनी भी जो है अच्छी अच्छी बातें जितनी भी है वो मजहब ने सिखाई है, जबकि ये दुरुस्त बात नहीं है। ठीक है, हम्मुराबी का कानून देख लें आप, कितना कदीम तरीन कानून है। ठीक है, उस दौर में जो है वो उस कानून को पेश करना और उसकी रवायात को हम देखते हैं तो वो एक जबरदस्त एस्टेब्लिशमेंट है लॉस की। ठीक है, स्पिरिट ऑफ लॉ, स्पिरिट ऑफ मोरल वैल्यूज जो है ना, वो इंसानी तारीख के सफर के साथ उसके प्रिमिटिव सोसाइटी से बनती चली जा रही है। अच्छा, ठीक है, पहली बात ये। अच्छा, दूसरी बात जो है वो स्पेसिफिकली जिसका ताल्लुक इस्लाम के साथ है। अब इस्लाम जो है उसमें बहुत सारी आयात भी आ जाती है, कुरानिक स्पिरिट जो है वो देखी जाएगी, सुन्ना को देखा जाएगा। जाहिर है कि हम ट्रेडिशंस को देखेंगे, सुन्ना को देखेंगे और कुरान को देखेंगे, सही है, क्योंकि वही बेसिस है इस्लाम। कुरान में एक सेंटेंस जो है वो सबसे जो है ज्यादा कंट्रोवर्शियल सेंटेंस जो है वो पाया जाता है औरत के सवाल के, औरत के क्वेश्चन के मामले में। जी, वो कौन सी आयत है? वो ये है कि दी वुमेन आर द फार्म लैंड ऑफ मैन। अच्छा, यानी कि जो औरतें हैं वो फसलें हैं, मर्द जिस तरह चाहे उसको इस्तेमाल कर सकता है। अब इसका कॉन्टेक्स्ट मौलवी हजरात कुछ भी बताएं, क्या भी मामला इसमें क्रिएट करें, क्या भी वजूहात सामने लाई जाएं, पर मैं समझता हूं कि एक रीजन तो डेवलप हुआ समाज में। आप रीजन दे रहे हैं कि भाई मर्द की जो है डोमिनेंस है, ठीक है, और पैट्रियार्की इस तरह भी डेवलप हुई है कि ये भी सवाल आता जाता रहा है कि भाई प्रोफेटिक जो एक ट्रेडिशन रहा है उसमें, प्रोफेसी में क्यों जो है औरत को जो है वो एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, हजरत आदम से लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि आखिरी नबी है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आता रहा है। अब इस क्वेश्चन का मकसद ये नहीं है कि होनी चाहिए या नहीं, क्यों नहीं होनी चाहिए, मगर इस्लाम उसको कैसे देख रहा है। तीसरी बात यह है कि सूरह निसा, निसा का मतलब औरत है, ठीक है, अरबी में औरत उसको कहते हैं, उसमें इस केस को खास करके स्पेसिफिकली ऑनर किलिंग या इस हवाले से कुछ चीजें डिस्कस हुई है कि भाई अगर आप अपनी माँ को देखते हैं या अगर आप किसी औरत को देखते हैं तो आपके पास कम से कम 4 गवाह होने चाहिए। सही, ठीक है, जो कि इस केस में विटनेस बने। अब आपको पता है कि ये कंडीशन अक्सर होती नहीं समाज में पॉसिबल ही नहीं है कि एक बंदा ज्यादा से ज्यादा एक बंदा देख सकता है। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब है कि उस केस को इतना टफ बनाया है इस्लाम ने कि पॉसिबल है कि वो केस बन ही ना सके। अच्छा, ठीक है, तो ये एक मैं समझता हूं कि औरत के लिए जो है एक सेफ हेवन इस्लाम ने रखी है। बाकी जो है जाहिर है कि मर्द की डोमिनेंसी बिल्कुल कायम रहेगी और इस्लाम में पैट्रियार्की का कल्चर है। इस्लाम में पैट्रियार्की के कल्चर को फरोग दिया गया है।
इस्लाम में पेट्रियार्की इसलिए भी है क्योंकि आपके पास प्रोफेसी का जो कल्चर था उसकी डोमिनेंस जो थी ना वो ज्यादातर इसलिए इम्पैक्टफुल रही क्योंकि हमारे पास ये जो कल्चर था वो इस्लाम ने इसलिए डेवलप किया क्योंकि अगर वो औरत को ज्यादा अहमियत देते तो शायद समाज में ये क्वेश्चन उठ पाता कि भाई जो शरिया है, शरिया लॉज हैं, उसमें औरत की भी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। सही। तो इसलिए ऑनर किलिंग भी नहीं हो पाती, औरतें दफन भी नहीं होती, बहुत सारी और मामला भी जो है वो हल हो सकते थे, ये पॉसिबल था। मगर इसके हवाले से जो है एक डिटेल्ड डिस्कोर्स है, किसी और जो है टाइम में इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। इंशाल्लाह सागर इस पे इंशाल्लाह हम एक और पॉडकास्ट रखेंगे जी, उसमें तफसीलन गुफ्तगू करेंगे जी। लेकिन आ जाए आपके एक दिलचस्प मौजूद पे जी। आपकी लिटरेचर फील्ड रही है, माशाल्लाह आपने जबरदस्त शायरी लिखी है। तो लिटरेचर में भी बुनियादी तौर पे ऐसे एलिमेंट्स हमें मिलते हैं कि लिटरेचर जो है वो औरत के खिलाफ लिखा गया है। इस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है कि औरत मिसोजिनी है, जहाँ तो मिसोजिनिस्ट जो लिटरेचर है उसको फरोग देता है। तो आप कैसे देखते हैं कि वाकई जो लिटरेचर हमारे यहाँ मौजूद है, जिस तरह शेक्सपियर ने कहा था कि फ्रजाइलिटी माय नेम इज वुमन, या जिस तरह नीत्शे ने कहा था कि इफ यू आर विजिटिंग अ वुमन डू नॉट फॉरगेट टू विप हर, यानी कि अगर आप औरत के पास जाते हैं तो आपको उनको थोड़ा मारना ना भूलें। तो ये लिटरेचर में ऐसे भी हमें एक चीजें मिलती हैं जो कि औरत के खिलाफ हैं। तो नतीजा तौर पर ये होता है कि लिटरेचर जब लोग पढ़ते हैं तो उसमें भी एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार औरत को बनाया जाता है। तो सवाल बुनियादी तौर पर यह है कि लिटरेचर ने क्या वाकई औरत का जो ये ऑनर किलिंग के नाम पे मारना है उसको चैलेंज किया है, या रोमानवी अंदाज में पेश करके उसको ज्यादा तकवीत दी है? मैं समझता हूं कि जितना भी आज तक जो है वो कदीम लिटरेचर से लेके अभी तक जितना भी लिटरेचर है उसमें दो पार्ट्स मौजूद हैं। एक ऐसा वो है जिसमें औरत को सबसे ज्यादा जो है वो सराहा गया है और अप्रिशिएट किया गया है। आप देखेंगे कि ज्यादातर मर्द को नहीं बल्कि औरत को ज्यादातर ब्यूटीफाई किया गया है लिटरेचर में। ठीक है, गुरु नानक की पोएट्री है कि औरत को सराहो, ठीक है, उसके किरदार को सराहो और उसको सराहना जो है एक खूबसूरत अमल है। ठीक है, इस किस्म की पोएट्री हमें मिलती है। अब जो एक मिसोजाइनिस्ट जो एक कल्चर डेवलप हुआ हमारे यहाँ लिटरेचर में, मैं समझता हूँ तो उसके पीछे दो वजूहात हैं। एक ये है कि आप किस कल्चरल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, ठीक है, आप किस कल्चरल सोसाइटी से आ रहे हैं, क्या वहां पर क्लास सोसाइटी मौजूद है, तबकाती निजाम मौजूद है, कबाइलियत मौजूद है, ट्राइबल सिस्टम मौजूद है, कि आप उससे मुतासर हैं कि नहीं। तो उसकी वजह से जो है वो ये चीज हो रही होती है। या इसी तरह मिसाल के तौर पर नीचा है, नीचा जो है वो औरत को क्यों इस निगाह से देख रहा होता है, क्योंकि उसने अपना ज्यादातर वक्त जो है वो औरत के साथ गुजारा ही नहीं था। ही डिड नॉट नो कि औरत क्या होती है, उसका वजूद क्या होता है, इसलिए वो कहता था कि औरत को आप इन अफेयर्स में लाए ना कि वो समाज को तब्दील करेगी या इतना बड़ा कोई रोल मॉडल बनेगी, समथिंग लाइक दैट। तो इसलिए वो समझता था कि औरत जो है वो सिर्फ बच्चे पर पैदा करने की मशीन। तो ये इस किस्म की जो है वो मैं समझता हूँ सोच जो है वो लिटरेचर में आती रही है और इसको क्रिटिसाइज करना चाहिए, तनकीद का निशाना बनाना चाहिए, क्योंकि औरत एक ह्यूमन बीइंग है, इंसान है। उस इंसान को बिल्कुल मर्द की तरह इक्वालिटी के बेसिस पे देखना चाहिए। हमारे यहाँ जो सिंधी अदब है उसमें खूबसूरती मौजूद है कि मैं समझता हूँ उसमें ये मिसोजिनी जो है वो मौजूद कम है। ठीक है, शाह लतीफ को आप देख लें, सचल को देख लें, सामी को देख लें, अयाज को देख लें। हाँ, ऑब्जेक्टिफिकेशन जो है औरत की, औरत को एज एन ऑब्जेक्ट जो है वो देखना, मैं समझता हूँ इस तरह नहीं होना चाहिए कि उसको सिर्फ एक खूबसूरत शो पीस बना देना अपनी पोएट्री लिटरेचर में कि भाई उसकी आंखें कैसी हैं, उसके होंठ कैसे हैं, उसके गाल कैसे हैं। ठीक है, कुछ शायर हजरात ने तो उसके ब्रेस्ट पे भी बात की है। शायर शेख अयाज की शायरी मशहूर है, मैं बहुत ज्यादा उस पर नहीं जाऊंगा, नहीं गिरी। ठीक है, तो बहुत सारी ये जो ऑब्जेक्टिफिकेशन है ये शायरी में बेसिकली नहीं होनी चाहिए थी, मगर क्योंकि शायरी में एक कल्ट रहा है जिसको हम कहते हैं एरोटिसिज्म। अच्छा, हाँ, एरोटिसिज्म जो है वो पूरी लिटरेचर की एक मूवमेंट है। ठीक है, वो चलती आ रही है, तो उससे मुतासर भी होते हैं शायर हजरात और जो है औरत को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये नहीं होना चाहिए। औरत के उसके रोल को जितना आप अप्रिशिएट करेंगे तो समाज में कल्चरली, रिलीजियसली और इकोनॉमिक बेसिस पे औरत को इक्वली समझा जाएगा
और उसे कुछ और रोल्स भी दिए दिए जा जाएंगे। सिर्फ जो है वो इस तरह नहीं देखा जाएगा कि ब्यूटी और शोपीस करके उसको ये शायद एग्जैक्टली सही बात है। जिस तरह शायर कहते हैं कि एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, तो लेकिन शायर यहाँ पे ये नहीं कहता कि एक शऊर रखने वाली देवी से मुझे प्यार हुआ। हाँ, क्या हाँ, क्यों, इसकी वजह क्या है? हाँ, कि हाँ, शायर ने हमेशा औरत को ब्यूटी के ढांचे में देखा है। उसने हमेशा औरत की उन्हीं क्वालिटीज को सराहा है जो खूबसूरती से रिलेटेड हैं, उनके होंठ, उनके गाल, उसके बाल, जुल्फ, अंदाज, मुख्तलिफ अंदाज में औरत को पेश किया है। जी। लेकिन ये हकीकत है कि औरत को एक इंडिपेंडेंट और एक ऑटोनॉमस औरत देखना चाहिए, ताकि वो एक बामकसद और अपनी एक इंडिपेंडेंट जिंदगी गुजार सके। अगर हम आगे चलते हैं, जी, बहुत सारे सवाल हैं क्योंकि वाइंड अप भी कर रहा है। सो सवाल यह है कि जो मीडिया इंडस्ट्री है ओवरऑल कलेक्टिवली अगर हम देखें तो उनका क्या किरदार रहा है औरत को एम्पावर करने में? मैं समझता हूँ मीडिया ने सबसे ज्यादा औरत का इस्तेमाल किया है। अच्छा। पूरी तारीख में जितना इंडस्ट्री ने, फिल्म इंडस्ट्री ने, मीडिया की पूरी इंडस्ट्री ने जितना औरत का इस्तेमाल किया है, उसको एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया है। हाँ। आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट जितनी भी दिखाई जाती है उसमें ज्यादातर औरत को जो है वो ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। सही बात। अब ये चीज जो है वो ज्यादातर अभी इस पे आमिर खान ने जो है वो स्टैंड आउट लिया था और किसी प्रोग्राम में ये बात डिस्कस भी हुई थी कि भाई ये जो आइटम सॉन्ग्स हो रहे हैं, सारी चीजें हो रही है, क्या वाकई सिर्फ हम औरत को इस संदर्भ से देख रहे हैं? ठीक है। या फिर मिसाल के तौर पर आप मंटो को देख लें, मंटो की स्टोरीज में, ठीक है, वो ठंडा गोश्त एंड ऑल, तो वो उसके तशद्दुद और जुल्म की बात कर रहा है, उस पर जो जुल्म हो रहा है, उस पर जो बर्बरियत हो रही है, उसकी बात करता है। मगर हमारे यहाँ समाज में ये जो अभी आपके पास मेरे पास तुम हो या इस किस्म का कोई ड्रामा आया था, 2% की औरत के डायलॉग्स जो है वो आपकी फिल्म इंडस्ट्री डेवलप कर रही है, या फिर आपके पास जो है एडवर्टाइजमेंट्स में औरत को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस किस्म की जो ये रिवायत है ये टूटनी चाहिए। मीडिया को एक पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए क्योंकि मीडिया ही है जो औरत को सामने ला सकती है और उसको एज अ रोल मॉडल पेश कर सकती है। अच्छा। और उसको एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग तस्लीम करने के लिए मैं समझता हूं उसके आइडेंटिटी को तस्लीम करना उससे पहले कि हम उसे एक वजूद के तौर पर तस्लीम करें, पहले उसकी आइडेंटिटी को आप तस्लीम करें। अच्छा। उसकी आइडेंटिटी क्राइसिस, यस, आइडेंटिटी क्राइसिस मौजूद है जिसमें सबसे ज्यादा औरत ने सफर किया है। डोमेस्टिक वायलेंस हो, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, सबसे ज्यादा इसको सफर किया है। आप गंदील बलोच का जो है आपके पास वाकया मौजूद है, सामिया जरवार जो है उसका आपके पास वाकया मौजूद है, ठीक है। यहाँ आपके पास मुख्तारा माई का जो है वाकया मौजूद है, केस मौजूद है। बहुत सारे ऐसे हादसा जो है हुए हैं जिसको मीडिया ने जो है वो अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए इस्तेमाल किया, सिर्फ अपनी टीआर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। तो ये नहीं होना चाहिए। मीडिया का पॉजिटिव रोल जो है अगर नहीं होगा तो मैं समझता हूं कि औरत आगे भी इस तरह सफर करती रहेगी। मीडिया को ज्यादातर जो है वो रोल प्ले करना है। एग्जैक्टली सागर, इसमें कोई शक नहीं है कि मीडिया ने हमेशा स्पेशली जो औरत से रिलेटेड केसेस होते हैं या बच्चों से रिलेटेड केसेस होते हैं उनको ड्रामेटाइज और सेंसिटाइज करके पेश करता है ताकि उनकी टीआर या उन चैनल से ज्यादा से ज्यादा रश रहे। लेकिन अब ये सवाल के वाकई इन सारे सवालों पे भी हम तफसीलन गुफ्तगू कर चुके हैं। ये सवाल अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल ये है कि रियासत की क्या जिम्मेदारी, और रियासत ने हमेशा ऐसे सेगमेंट्स को फरोग दिया है कि जिसकी बुनियादों पे ये केसेस आ रहे हैं। तो अब रियासत का जो लीगल अपरेटस है, एडमिनिस्ट्रेटिव अपरेटस है, उसके साथ साथ पॉलिटिकल अपरेटस इन केसेस को या औरत को डिमोरलाइज करने में क्या किरदार अदा करना है? मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के बनने के बाद जो फर्स्ट फैमिली लॉज बनाए गए, वो फैमिली लॉज अपनी नेचर में मैं समझता हूं कि औरत दोस्त नहीं थे, औरत दुश्मन थे। एग्जैक्टली। तो इसी वजह से हमने देखा कि जो फेमिनिस्ट मूवमेंट वहां यूरोप में चली थी, वो फेमिनिस्ट मूवमेंट यहाँ पर जो है वो उसको मुतासर करती है और यहाँ पर अफवाह जैसी ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारी और, हाँ बिल्कुल, ये ऑर्गेनाइजेशन इसके खिलाफ उठती हैं कि भाई एक इस किस्म के लॉज हैं जिसमें डिस्क्रिमिनेशन मौजूद है और ये चाइल्ड की कस्टडी का मसला जो है वो औरत के हवाले नहीं किया जा रहा था। बच्चों, मिसाल के तौर पर कल को अगर वालिद जो है वो एक शराबी निकले या एक ऐसा बंदा हो जो कि डिस्क्रिमिनेट करता हो बच्चों को भी, या उनको सफरिंग्स में छोड़ देता हो, या उसके पास जॉब ना हो, ठीक है, स्टेब्लिश्ड ना हो, तो कल को अगर औरत वेल एस्टेब्लिश्ड है और वो अपने बच्चे को संभाल सकती है तो वो चाइल्ड कस्टडी उसके पास जा सकती थी। तो ये लॉज जो थे वो बेसिकली डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे औरत को। उस फैमिली लॉज के हवाले से रियासत का मैं समझता था
कि सबसे पहले एक लॉज आने चाहिए थे इक्वल बेसिस से। क्लास बेस्ड सोसाइटी में रहते हुए भी आप चाहते तो आप औरत के लिए ऐसे कानून, ऐसे कवानीन बना सकते थे जो कि औरत दोस्त हो, औरत दुश्मन ना हो। दूसरी बात यह है कि आपके पास खास करके 70s के बाद, ठीक है, जब जियाउल हक का दौर आता है तो आपके पास हुदूद ऑर्डिनेंस आता है। हुदूद ऑर्डिनेंस ये सब ऑर्डिनेंस नहीं था, बेसिकली ये इस्लामाइजेशन की सारी पॉलिसी एग्जैक्टली। इस्लामाइजेशन में पर्दा इतनी हद तक के मैंने पढ़ा कि स्टोनिंग, पत्थर मारना, संसार करना, वो भी जो है जियाउल हक के दौर में जायज कर दिया गया। केस हुआ भी था। बिल्कुल, मैंने तो पढ़ा था कि जानशोरों के इलाके में भी जो है इस किस्म की स्टोनिंग जो है हुई थी। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास इस हुदूद ऑर्डिनेंस को थोड़ा सा आगे जस्टिफाई करने के लिए या इसको थोड़ा सा कम करने के लिए, इसमें जो लॉस थे उनको थोड़ा सा कम करने के लिए और औरत के लिए थोड़ी सी लीनियंट कंडीशन डेवलप करने के लिए 2006 में 2006 में जो है हमारे पास वेमेन प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो लाया गया जी, ठीक है, वो जो अभी तक चल रहा है। ठीक है, मगर क्या ये सारे लॉज जो जितने भी आए हैं इनकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है? अथॉरिटीज की, रियासत की जिम्मेदारी ये कि भाई आप इम्प्लीमेंट करें ना। आपकी अपनी कोर्ट्स में, आपके ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट की जो कोर्ट्स हैं उनके पास जो है वो औरतें जो मौजूद हैं उनको जेल में घुसकर मारा जाता है, उनके सामने कत्ल किया जाता है। तो जब आपके सामने, पुलिस के सामने, कोर्ट के सामने औरतों को कत्ल किया जाता है, उनको ज़बह किया जाता है, इतनी बड़ी वायलेंस जो है वो आप देख रहे होते हैं, आपने तो कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं की ना। तो वुमेन प्रोटेक्शन लॉज का मैं समझता हूं कि ये कागजात में दफन है, ये सारी चीजें रियासत का खास करके औरत के सवाल पे और ऑनर किलिंग पे कोई भी इस किस्म का मैकेनिज्म मौजूद नहीं है जो कि औरत को प्रोटेक्ट कर सके और उसको एक इंसान के तौर पर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सके। मैं समझता हूं इसके लिए जो है रियासत में फिर से जो है वो सोचना चाहिए और ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए, ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि कल को सिर्फ अर्बन सोसाइटी नहीं, आप तो अर्बन सोसाइटी की रिसर्च भी इस रियासत के पास नहीं है कि अर्बन सोसाइटी में औरत कैसे सफर कर रही है। इतने सारे वाकयात हो जाते हैं कि आपको बाद में पता चलता है आपकी पुलिस कहाँ है, आपके पास जो जितनी अथॉरिटीज है वो कहाँ है, वो चाहे तो रोल प्ले कर सकती है। रूरल एरियाज में 70% वुमेन जो औरतें वो सफर कर रही हैं, वो तकलीफ में, उनको पता ही नहीं होता कि उनकी जिंदगी जो है वो कब रहेगी कब नहीं रहेगी। ठीक है, वहां पर तो मेल डोमिनेंट सोसाइटी ज्यादा जो है वो प्रिवेल करती है। तो मैं समझता हूं इसके लिए रियासत जिम्मेदार है, रियासत को एक मदर का रोल प्ले करते हुए औरत के इस क्वेश्चन पे और ऑनर किलिंग के हवाले से स्टेप्स लेने चाहिए। थैंक यू सागर। अब ये वाकई सही बात है कि हमारा जो लीगल एपरेटस है वो औरत को सिर्फ और सिर्फ वनरेबल करके पेश कर रहा है। यानी कि अगर हम दियत का कॉन्सेप्ट देखें तो उस दियत में यह है कि आप अगर किसी का कत्ल कर देते हैं, अगर औरत का, अगर भाई ने अपनी बहन को कत्ल किया है तो उसका वालिद अपने जो उसका बेटा है उसको माफ कर देता है। जिस तरह कंदील बलोच के केस में हमने देखा कि कंदील को अपने भाई ने मारा, वालिद ने उसको जाके माफ कर दिया। यानी कि ये फ्लेक्सिबिलिटी लॉ में मौजूद है कि अगर आप किसी का कत्ल करते हैं तो आप दियत देके अपनी जान छुड़वा सकते हैं। अब इसको बाद में जाके कंदील बलोच के केस के बाद थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है ताकि जो अगर कोई कंपनसेशन उसकी दे भी तो उसके बाद वो जेल में जिंदगी गुजार सकता है। लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन जिस तरह आपने बात की वो बिल्कुल वीक है और उसको रियासत को दोबारा उसके तरफ देखना चाहिए। लेकिन सागर अब ये तो सारे सवाल आते हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो प्रॉब्लम्स के जाहिर सी बात है सॉल्यूशंस भी होंगे। तो आप क्या समझते हैं कि रियासती लेवल पे, मजहबी लेवल पे और एज ए कलेक्टिव माशरे की लेवल पे हम कौन से सॉल्यूशंस पेश कर सकते हैं जिन पे अमल करके हम ये ऑनर किलिंग जैसे केसेस या ये जो औरत की खिलाफ ये जो पूरी एक कैंपेन है, सिस्टमेटिक कैंपेन है माशरों की या पेट्रियार्की की, इससे कैसे हम जान छुड़वा सकते हैं? मैं समझता हूं कि इसमें सबसे पहला जो स्टेप है ना, वो ये है कि औरतों को एजुकेशन की तरफ लाना चाहिए। तालीम और तालीमी इनकलाब जो है, तालीमी तरबियत जो है वो औरत की, वो काउंसलिंग कर सकती है। एग्जैक्टली। जब तक औरत को ये एहसास नहीं होगा कि उसके राइट्स क्या है, एग्जैक्टली, उसके हुकूक क्या है, अगर उसको ये बात पता नहीं होगी तो ये ऐसे खत्म नहीं होगा कि रियासत खत्म करेगी, उसमें पोलिटिकल सोसाइटी का एक रोल प्ले होगा। जी, ठीक है, तो मैं समझता हूँ एजुकेशन
सिस्टम जो है उसमें एक मैकेनिज्म डेवलप किया जाए ताकि औरत को एजुकेट किया जा सके, और वो रूरल एरियाज की, वो रूरल एरियाज की हो या अर्बन एरियाज की हो, उसको इंटरनेशनलाइज किया जा सके, ठीक है, उसको बाहर की सोसाइटी के साथ जोड़ा जा सके। तो जब तक आप औरत को एजुकेट नहीं करेंगे तब तक ये फंसी रहेगी। अच्छा। उसके अलावा दूसरी चीज ये है कि जब तक ये क्लास क्वेश्चन मौजूद है समाज में, अच्छा। जब तक तब तक तबकाती निजाम मौजूद है, तब तक मैं समझता हूं कि औरत का सवाल भी मौजूद रहेगा। औरत के सवाल का गहरा ताल्लुक है आपके तबकाती निजाम से, आपके कबायली निजाम से। तो उसको काउंटर करने की जरूरत है, ठीक है। उसके लिए जाहिर है कि रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस ने रोल प्ले करना है। प्रोग्रेसिव राइटर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, ठीक है, तंजीमें जो हमारी सारी इंटेलिजेंस, बिल्कुल, वो इंटेलेक्चुअल तबका है, वो सारे लोग जो है वो इकट्ठा मिलकर वो रोल प्ले करें ताकि हम इस तबकाती निजाम के खिलाफ जो है वो एक मुतहदा और इकट्ठा होकर एक जदोजहद कर सकें और उस जदोजहद में औरत को शामिल कर सकें। तीसरी बात यह है कि औरत को एक वजूद की हैसियत में पॉलिटिसाइज करने की जरूरत है। अच्छा। पॉलिटिसाइज करने की जरूरत है। आप अगर अपनी सियासी निजाम को और माशी निजाम को औरत के साथ जोड़ेंगे नहीं, तब तक मैं नहीं समझता कि आपकी औरत जो है वो एक वजूद की हैसियत में आगे आ सकती है, ठीक है। तो ये चीज भी होनी चाहिए। आखिरी बात वो ये है कि मैं समझता हूं आप डॉक्यूमेंटेशन तो कर लेते हैं, लॉज तो बना लेते हैं, मगर उन लॉज का फॉलोअप क्या होता है, आप उसके पीछे कितना जाते हैं, आप उसका मैकेनिज्म क्या रखते हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस होगा कैसे। आप तो रूरल एरियाज में काउंसलिंग करने नहीं जाते, सेमिनार नहीं करते, आप औरतों के साथ एग्जैक्टली होते ही नहीं है ना। क्यों नहीं होते? क्योंकि आपकी मीडिया का भी रोल नहीं है। मीडिया मीडिया हैज टू प्ले द रोल, इंटेलेक्चुअल्स हैज टू प्ले द रोल, एंड स्टेट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द किलिंग्स ऑफ द विमेन। औरतों की जितने भी औरतों के कत्ल हो रहे हैं, जितनी भी औरतें कत्ल हो रही हैं ऑनर किलिंग के बेसिस पे, एसिड अटैक्स में, किसी भी मामलात में, डोमेस्टिक वायलेंस में, आज जो औरत सफर करती है, मैं समझता हूं तो उसके लिए रियासत जिम्मेदार है। कोई इंडिविजुअल नहीं है, कोई इंडिविजुअल नहीं, पूरी सोसाइटी, और सोसाइटी को बिल्ड करने वाले हम सारे लोग हैं, हम सारे लोग जिम्मेदार हैं, और हमसे ज्यादा जो है वो रियासत जिम्मेदार है। और मैं समझता हूं कि ये अगर रियलाइजेशन हम लोग महसूस कर लें तो हम अपने मज़ाहिब को भी जो है औरत के लिए काबिल बना सकते हैं। इस काबिल बनाए कि भाई अगर मज़ाहिब में कुछ ऐसे तस्वुरात मौजूद हैं जो कि औरत की डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से सही, तो 21वीं सदी में उनको काउंटर किया जा सकता है। अच्छा, ठीक है। इसी तरह अगर आपकी ट्रेडिशन में, रिवायात में और सिविलाइजेशन में इस किस्म का एलिमेंट मौजूद है जिसमें इस किस्म की कोई नोयत मौजूद है कि भाई औरत को कत्ल किया जाए, तो उस तहजीब से आप डिसऑन कर लें, उस तहजीब की जरूरत ही नहीं है। इसी तरह उस कल्चर की जरूरत नहीं है। हर उस अमल को डिसऑन करें जिसमें औरत को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। मेरे ख्याल में ये बातें अगर हो जाएं तो औरत के सवाल पे जो है हम एक सोल्यूशन निकाल सकते हैं। थैंक यू सागर, आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम एक और टॉपिक लेके आएंगे और आपसे तभी गुफ्तगू करेंगे। ऐसे दिलचस्प। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।